यूरोप में बढ़ी कोरोना लहर की संभावना। डब्ल्यूएचओ की चेतावनी के बाद ऑस्ट्रिया ने बिना टीका लगाए लोगों के रेस्तरां जाने पर लगाया प्रतिबंध। बढ़ते मामलों को देखते हुए मंगलवार को फ्रांस के राष्ट्रपति करेंगे देश को संबोधित। और टी20 विश्व कप के एक महत्वपूर्ण मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज होंगे आमने सामने। दूसरे महत्वपूर्ण मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला इंग्लैंड से। प्रतियोगिता में बने रहने के लिए लिहाज से दक्षिण अफ्रीका के लिए जीत जरूरी। नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अंसारी। दिवाली से ठीक एक दिन पहले केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाने का ऐलान किया। इसके बाद अब तक देश के 23 राज्यों ने मूल्य वर्धित कर यानी वैट में कटौती कर दी है। इनमें से अधिकतर बीजेपी शासित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं। वहीं कांग्रेस शासित राज्यों में अब भी वैट की कटौती नहीं की गई है। कुल 13 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अब तक वैट नहीं कम किए गए हैं। ऐसे में इन राज्यों में सिर्फ केंद्र की ओर से दी गई राहत ही प्रभावी है। दिलचस्पी है कि जिन राज्यों ने वैट पर राहत नहीं दी है उनमें अधिकतर कांग्रेस और विपक्ष शासित प्रदेश शामिल हैं। ये राज्य महाराष्ट्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, अंडमान और निकोबार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान हैं। वैट पर राहत की वजह से पेट्रोल की कीमतों में सबसे ज्यादा कमी लद्दाख में हुई है। इसके बाद कर्नाटक और पुडुचेरी का स्थान है। लद्दाख में पेट्रोल की कीमतों में 13.43, कर्नाटक में पेट्रोल की कीमतों में 13.35 रुपए और पुडुचेरी में पेट्रोल की कीमतों में 12.85 रुपए की कटौती की गई है। डीजल के मामले में भी सबसे अधिक लद्दाख में 19.61 रुपए प्रति लीटर की कमी आई है। पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती के बाद अब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। बीजेपी का सवाल है कि कांग्रेस शासित राज्य तेल की कीमतों को लेकर वैट क्यों कम नहीं कर रहे हैं। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से डीजल पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद बीजेपी शासित राज्यों ने भी वैट घटाने की घोषणा कर दी है, जिससे उन राज्यों में तेल के दाम अब पहले की अपेक्षा काफी कम हो गए हैं। जिसके बाद अब बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब, दिल्ली, छत्तीसगढ़ में वैट क्यों कम नहीं हो रहा है, जबकि बीजेपी शासित राज्यों में कटौती हो रही है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस की सरकारें आम जनता से जुड़ा ठोस फैसला क्यों नहीं ले पा रही हैं। हर पल राजनीति करने वाले ये विपक्ष के नेता जो बार बार कहते थे महंगाई हो गई है, आम जनता के बारे में सोचो, कब सोचोगे। आज जो पहल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है, जो भाजपा शासित राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने की है, वो ये लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और मेघालय में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की गई है। प्रदेश में ईंधन की कीमतों में राहत देने का फैसला करते हुए कैबिनेट ने पेट्रोल पर वैट 20% से घटाकर 13.5% करने पर सहमति जताई है। डीजल के मामले में अब इसे 12% से घटाकर 5% प्रति लीटर कर दिया गया है। कैबिनेट की बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री प्रेस्टोन तिनसोंग ने संवाददाताओं से कहा कि नई दरें कल रात से लागू हैं। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 7 नवंबर को एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में होगी। इस बात की जानकारी भाजपा महासचिव अरुण सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी है। बैठक में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता जो राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं वह भाग लेंगे और बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा की जाएगी। कोविड-19 प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए इस बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के करीब 124 सदस्य ही भाग लेंगे, जबकि संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और वहां से राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य प्रदेश कार्यालयों में बैठकर वर्चुअली टू वे कम्युनिकेशन के माध्यम से बैठक में भाग लेंगे। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए भाजपा महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि इस बैठक में 5 राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी। इस बैठक में प्रस्ताव वियोग पे चर्चा होगी और उसी के साथ साथ
आगामी विधानसभा के 5 राज्यों के जो चुनाव होने वाले उस पर विशेष चर्चा होगी और उस पर मंथन होगा। आगामी कार्यक्रम भी इस कार्य समिति में उस पर चर्चा होगी। उसी के साथ साथ जो कोविड के दौरान और वैसे भी हम सबके बीच में नहीं रहे, उनके लिए भी शोक प्रस्ताव पारित होगा। बैठक का समापन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा होगा। महाराष्ट्र के अहमदनगर के सिविल अस्पताल के आईसीयू वार्ड में आज सुबह भीषण आग लगने की घटना में 10 लोगों की मौत हो गई। वहीं करीब 1 दर्जन लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। जानकारी के मुताबिक अस्पताल के आईसीयू में 25 मरीज भर्ती थे, जिसमें से 10 की मौत हो गई। आग लगने के बाद वार्ड में मौजूद मरीजों को तत्काल अन्य वार्ड में शिफ्ट किया गया। अस्पताल में सुबह 10 बजे आग लगी थी। जिलाधिकारी राजेंद्र भोंसले के मुताबिक प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट को आग की वजह माना जा रहा है। उन्होंने बताया कि घायल मरीजों में से एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने घटना पर दुख जताते हुए मामले की जांच के आदेश दिए हैं। अहमदनगरच्या सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये जे ICU युनिटमध्ये ज्या ठिकाणी कोविडचे 17 पेशंट्स होते, ते 17 पेशंट्स त्या वॉर्डला सकाळी अचानक आग लागली आणि त्याच्यामध्ये 10 पेशंटचा जो आहे तो मृत्यू झालेला आहे प्राथमिक। आता त्याच्यामध्ये आणि एक पेशंट सिरियस देखील आहे। त्याचं पोस्टमॉर्टम करून ते कशामुळे मृत्यू आहे, सफोकेशनमुळे आहे का कशामुळे आहे, ऑक्सिजन अभावी आहे, त्याची आता कारणमीमांसा चाललेली आहे। प्राथमिकदृष्ट्या जे आहे की शॉर्ट सर्किटनं आग झालेली लागलेली आहे असं फायर ब्रिगेडच्या ऑफिसरने सांगितलं आहे महापालिकेच्या। मात्र प्रत्यक्ष खात्री दोन्हीचं जे आहे बाकीच्या एक्सपर्टकडनं सुद्धा आम्ही त्याची माहिती घेतली। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अस्पताल में आग लगने से मरीजों की मौत पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदेश में लिखा, महाराष्ट्र के अहमदनगर के एक अस्पताल में आग लगने से हुए लोगों की मौत से दुखी हूं। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त है कि ब्रेक का। खबरें और भी यहाँ बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए DD न्यूज। पूजा जॉब छोड़ा फिर भी सो कूल। ब्रो, नए चैलेंजेस नए मौके लाते हैं। अच्छा सीरियसली राहुल, मेरा पूरा घर नाउ इट्स एन ऑनलाइन रिटेल स्टोर। देख। वाओ, लेकिन पैसे? कुछ साल पहले दिवाली बोनस को इन्वेस्ट किया था। और अब तो है LIC का यूलिप प्लान निवेश प्लस। एक बार इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस से सुरक्षा का लाभ और मार्केट की बढ़त का फायदा दोनों पाओ। वन सेक राहुल। मैडम, यू आर डबल कूल। बाढ़ ने बचाई तबाही, गांव हुआ तहस नहस। पहल करो, शुरुआत करो, जब करो तो पक्की बात करो। जब पैर तले से दिन गुजरे, सर के ऊपर से रात चले, तामीर करे नगरी नगरी, जब कारीगर का हाथ चले। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। देश भर में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 10,929 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 12,509 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.23% हो गया है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या घटकर 1,46,950 रह गई है। और वहीं कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 107 करोड़ 92 लाख से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। बीते 24 घंटों में 20,75,000 से अधिक कोरोना टीकों की खुराक दी गई। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने हर घर दस्तक महाअभियान के तहत चेन्नई के सेमथमन नगर जाकर कोरोना टीकाकरण अभियान का निरीक्षण किया। देश भर में 100 करोड़ से ज्यादा कोविड टीकों की ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद तमिलनाडु में भी टीकाकरण गति को तेज किया जा रहा है। तमिलनाडु में 6.9 करोड़ कोविड टीके दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने लोगों से आगे आकर टीका लगवाने की अपील की है।
In the historical achievement we did under our dynamic leadership, our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, we achieved 100 crore vaccination. In the world, no one country they come forward or they didn't. But we achieved this achievement. I appeal to the general public, they come forward to take the vaccination without delay. कानपुर में जीका वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकारी अस्पताल अलर्ट पर है। कानपुर के उर्सला अस्पताल में जीका वार्ड बनाकर 10 बेडों को आरक्षित रखा गया है। वहीं मेडिकल विभाग की टीमें लगातार लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रही हैं। उर्सला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर अनिल निगम ने कहा कि उनकी टीम लगातार लोगों की जांच कर रही है। वहीं फॉगिंग के लिए नगर निगम की टीमों को भी लगाया गया है। से कानपुर में निकला है तब से हम लोगों की 3-4 मीटिंग इमरजेंसी हो चुकी हैं। जिलाधिकारी महोदय, सीएमओ महोदय के साथ में हमारे हॉस्पिटल में 10 बेड बनाए गए हैं। उसमें हमने पूरे मॉस्किटो नेट, मॉस्किटो रिपेलेंट सब लगवा दिए हैं, दवाइयों की व्यवस्था कर दी है। कानपुर में कल भी 56 करीब केस शायद निकले थे, आज भी निकल रहे हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही नियंत्रण में आने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औरैया में 280 करोड़ रुपए से निर्मित होने वाले राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया और साथ ही उन्होंने 109 करोड़ की लागत की 12 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि औरैया में मेडिकल कॉलेज बनना एक सपना था, पर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत ये सपना साकार हुआ है। इससे आसपास के जनपदों के नौजवानों को मेडिकल में प्रवेश मिल सकेगा। औरैया जनपद में अपना एक मेडिकल कॉलेज बने, एक सपना था, लेकिन हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनकी अनुकंपा से प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आज औरैया जनपद का ये सपना भी साकार हो रहा है। ये मेडिकल कॉलेज उच्च स्तरीय स्वास्थ्य की सुविधा तो आपको देगा ही देगा, औरैया जनपद और आसपास के जनपदों के युवा नौजवानों को मेडिकल में प्रवेश की व्यवस्था भी देगा। बालिकाओं के लिए नर्सिंग के पाठ्यक्रम को चलाने में सुविधा होगी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने साफ किया है कि वो एक एकीकृत एजेंसी के रूप में काम करती है और किसी भी अधिकारी या अधिकारियों को उनके वर्तमान भूमिका से हटाया नहीं गया है और वो जांच में जरूरत के हिसाब से सहयोग करना जारी रखेंगे। एनसीबी का बयान मुंबई शाखा से 6 मामलों को दिल्ली स्थानांतरित करने के तुरंत बाद आया। एनसीबी ने कहा कि एनसीबी डीजी के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया है, जो कि मुंबई जोनल यूनिट के 6 मामलों को देखेंगे, जिसका कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असर पड़ सकता है। साथ ही एजेंसी ने कहा कि विशेष जांच टीम इन मामलों में आगे और पीछे के तथ्यों के साथ गहरी छानबीन करेगा। धन शोधन मामले में गिरफ्तार हुए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें एजेंसी ने उन्हें 9 दिनों के लिए वापस रिमांड देने की बात कही थी। गौरतलब है कि सोमवार को पूरे दिन पूछताछ के बाद देशमुख को गिरफ्तार किया गया था। उनके ऊपर धन शोधन के मामले दर्ज हैं, जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है। देशमुख पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत भी मामले दर्ज हैं, जिसकी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की जा रही है। इस बीच धन शोधन के मामले में आज मुंबई की एक निचली अदालत में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश ने एक अर्जी दायर की है अग्रिम जमानत की।